नमस्कार। देश की बात में आपका बेहद स्वागत है। मैं हूं राजश्री आपके साथ और देश की बात में आज हम बात करेंगे बाबरी विध्वंस की साजिश के मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की दावेदारी के मामले पर भी दिखाएंगे हम कि क्या सरकार मुकदमे के बावजूद उनकी दावेदारी को मानने को तैयार है या फिर आडवाणी जोशी पर खुद ही दौड़ से बाहर होने के लिए नैतिक दबाव बढ़ रहा है और सरकार क्या क्या रुख है इन नेताओं पर, तमाम जो विवाद हैं उस पर देखेंगे कि वीवीआईपी संस्कृति को खत्म करने के फैसले से प्रधानमंत्री मोदी और योगी के साथ उनके मंत्रियों पर कितना असर पड़ा है। गाड़ियों से हटाने के बावजूद नेताओं की लाल बत्ती की हनक पर कैसे लगेगी लगाम और क्या योगी के पास है बुंदेलखंड की तस्वीर बुलंद करने की योजना, इस पर भी हम नजर डालेंगे। विधानसभा चुनाव में हार के लिए ईवीएम को जिम्मेवार बताने वाली मायावती ने शुरू किया अब आत्ममंथन। दूसरे विपक्षी दलों ने भी तलाशनी शुरू की है महागठबंधन की संभावना। मेल मिलाप और चर्चाओं का दौर शुरू हुआ है और इस दौर में क्या कुछ बदल सकता है ये हम आपको बताएंगे। उधर बीजेपी में शामिल होने के लिए दल बदल पर क्यों आमदा है कांग्रेस के तमाम नेता और इसके पीछे वजह क्या है, कौन सा ऐसा जो कहा जाए सबसे बड़ा बिंदु है जो कि इन तमाम नेताओं को लुभा रहा है बीजेपी की ओर, ये हम आपको बताएंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव के बहाने नजर डालेंगे सियासी घमासान पर। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण और श्री श्री रविशंकर के बीच बढ़ते विवाद की भी हम बात करेंगे। क्यों कहा है एनजीटी ने श्री श्री रविशंकर को कि आप मामले की गंभीरता को नहीं समझते और आप खिलवाड़ कर रहे हैं प्रकृति से। और श्री श्री रविशंकर पर आज हम सुनिए सरकार भी आपको दिखाएंगे कि इस धर्म गुरु के एक आयोजन ने कैसे हमारी प्रकृति का विनाश कर दिया है। जिस गंगा, जिस यमुना को बचाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, उसी यमुना के तट को तमाम तरीके से तबाह करने के बाद भी श्री श्री रविशंकर सुधर क्यों नहीं रहे हैं। संस्कृति, धर्म और व्यवसाय के रिश्ते पर हम नजर डालेंगे और ये भी दिखाएंगे आपको कि क्या आज की जो संन्यास है वो बदल गया है, क्या संन्यास बाजार के ज्यादा करीब जा चुका है और राजनीति के भी। तो आज का सुनिए सरकार जरूर देखिए और इसके अलावा भी तमाम अन्य खबरें होंगी अदालत की भी। और आज एक बेहद खूबसूरत गीतकार को हम याद करेंगे। जी हाँ, मैं बात करती हूँ शकील बदायूनी की। तो आज देश की बात में उनके भी कुछ खूबसूरत गीतों पर हम नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। बाबरी विध्वंस मामले में बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत सभी 21 अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरे देश में राजनीति गर्म हो गई है। इस फैसले से आडवाणी और जोशी के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की दावेदारी पर असर पड़ने की पूरी संभावना है। लेकिन खबर यह है कि केंद्र सरकार ऐसा नहीं मानती। कम से कम वो दिखा जरूर रही है कि वो इन तमाम नेताओं के साथ है। हालांकि विरोधाभास ये भी है कि सीबीआई भी केंद्र सरकार के नीचे ही है। ऐसे में जब सीबीआई ने इनके खिलाफ केस चलाने की बात की है तो केंद्र सरकार के तमाम मंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इनका कोई दोष ही नहीं था। बहरहाल जो भी हो, इसके पीछे की राजनीति आप देखिए ये रिपोर्ट, ताकि आपको ये समझ में आए कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के आने वाले दिनों में कितनी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। राम के नाम पर लाल कृष्ण आडवाणी राजनीति के शिखर तक पहुंच गए, लेकिन इसी राम नाम की वजह से सत्ता के शिखर तक नहीं पहुंच सके। बेशक राम नाम के राजनीतिक अनुष्ठान ने बीजेपी को उस मुकाम तक पहुंचा दिया कि उसने देश को एक नहीं दो प्रधानमंत्री दिए। तब आडवाणी राजनीति के अर्जुन थे और मोदी उनके सारथी। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। समझा जा रहा था कि आडवाणी को राष्ट्रपति पद की गुरु दक्षिणा देकर मोदी अपना गुरु ऋण उतार देंगे। लेकिन जब उनकी सरकार की ही सीबीआई ने आडवाणी जोशी समेत सभी अभियुक्तों पर साजिश करने का मुकदमा चलाने की सिफारिश की तो किसी को यकीन नहीं हुआ। लोग समझने की कोशिश करते रहे कि साजिश 1992 में हुई थी या आज। किसी को भी मोदी सरकार से ऐसी गुरु दक्षिणा की उम्मीद न थी। लेकिन फैसले के तुरंत बाद मोदी कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें राजनीतिक असर पर बातचीत की गई। बातचीत के बाद रविशंकर प्रसाद ने बताया कि वो इसके कानूनी पहलुओं की समीक्षा कर रहे हैं। कानून विशेषज्ञों का मानना है
कि कानूनी नजरिए से दोषी करार दिए जाने तक आडवाणी या जोशी की दावेदारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल राजनीतिक नैतिकता का है। मोदी सरकार की नैतिकता पर भी दांव लगी हुई है, तो आडवाणी और जोशी की नैतिकता भी। वो लालकृष्ण आडवाणी जिन्होंने जैन हवाला कांड में नाम आने पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, क्या सरकार का प्रस्ताव आने पर आडवाणी स्वीकार कर पाएंगे? क्या इससे उनकी नैतिक छवि पर बुरा असर नहीं पड़ेगा? क्या विपक्ष इसे मुद्दा नहीं बनाएगा? कुछ भी हो, मोदी सरकार को आडवाणी और जोशी को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनाने के दबाव से उबरने का मौका मिल गया है। ऐसे में अगर सरकार इन्हें मौका देती भी है तो मोदी के सामने इन नेताओं का कद बेहद ही छोटा रह जाएगा। जाहिर है कि आडवाणी और जोशी खुद दौड़ से बाहर होने से इनकार कर दें तो पार्टी और सरकार दोनों की लाज बच जाएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि सरकार को दोनों की दावेदारी पर ग्रहण का कोई अंदेशा नजर नहीं आ रहा। वैसे भी पीएम मोदी के लिए आडवाणी को राष्ट्रपति पद पर बिठाना उदारता हो सकती है, राजनीतिक दूरदर्शिता नहीं। और मोदी जैसे व्यवहारिक नेता से इतनी उदारता की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। इस मामले में मूल रूप से 21 लोग आरोपी थे। इनमें से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 1992 में बाबरी मस्जिद गिराने को लेकर 2 मामले दर्ज किए गए थे। केस नंबर 197 कार सेवकों के खिलाफ था, जबकि केस नंबर 198 मंच पर मौजूद नेताओं के खिलाफ था। केस नंबर 197 के लिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इजाजत लेकर ट्रायल के लिए लखनऊ में 2 स्पेशल कोर्ट बनाए गए, जबकि 198 का मामला रायबरेली में चलाया गया। केस नंबर 197 की जांच CBI को दी गई, जबकि 198 की जांच UPCID ने की थी। केस नंबर 198 के तहत रायबरेली में चल रहे मामले में नेताओं पर धारा 120B नहीं लगाई गई थी, लेकिन बाद में आपराधिक साजिश की धारा जोड़ने की कोर्ट में अर्जी लगाई गई और कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी। लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट ने रायबरेली में चल रहे मामले में आडवाणी समेत अन्य नेताओं पर साजिश का आरोप हटा दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 120B को तय करने का एक बार फिर से फैसला दिया और कहा कि रायबरेली से ये लखनऊ हाई कोर्ट में अब चलेगी। उधर लाल बत्ती की बात करें, लाल बत्ती को लेकर केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसके तहत 1 मई से कोई भी लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसके बाद गाड़ियों पर से बत्तियों को उतारने का दौर जारी है, लेकिन अभी भी कई ऐसे हैं जो शायद 1 मई तक इस स्टेटस को एंजॉय कर ही लेना चाहते हैं। लाल बत्ती के इस्तेमाल पर रोक के केंद्र की मोदी सरकार के फैसले के बाद गाड़ी पर से बत्ती हटाने की तस्वीरें खूब आ तो रही हैं, लेकिन अभी भी केंद्र और यूपी सरकार के कई मंत्री और बड़े अफसर ऐसे हैं जो अपनी अपनी गाड़ी से लाल बत्ती हटाने को लेकर उतनी ही तेजी नहीं बरत रहे। हालांकि केंद्र के इस फैसले को 1 मई से प्रभावी बनाना है। लेकिन कई मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने, उनमें भी खासकर वो जो बीजेपी शासित राज्यों से जुड़े हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी से बत्ती हटाने में तेजी बरतकर ये संदेश देने की कोशिश की कि भले ही फैसला लागू करने में अभी 10 दिन का वक्त हो, लेकिन वो अभी से VIP स्टेटस को छोड़ रहे हैं। लेकिन बत्ती हटाने को लेकर मंत्रियों में देखा देखी अपनाने का दौर भी दिख रहा है। मोदी के कुछ मंत्री हों या योगी के कुछ मंत्री, वो शायद 10 दिन और VIP स्टेटस में जी लेना चाहते हैं। शायद इसलिए वो बत्ती हटाने की तस्वीरों के साथ नहीं सामने आ रहे हैं। केंद्र के जिन मंत्रियों की लाल बत्ती अब तक उतारी जा चुकी है, उनमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, गिरिराज सिंह, महेश शर्मा और विजय गोयल जैसे चेहरे शुमार हैं। गिरिराज सिंह ने तो अपनी गाड़ी की लाल बत्ती खुद ही उतारी। गिरिराज ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसला उचित है और जनता और नेता में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी फैसले को सही करार देते हुए कहा कि केवल इमरजेंसी हालत में लाल बत्ती का प्रयोग किया जा सकता है। बीजेपी शासित राज्यों में महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की गाड़ियों से भी लाल बत्ती उतारी जा चुकी है। कई CM और मंत्रियों की लाल बत्ती हटाए जाने की तस्वीरें मीडिया में लगातार आ रही हैं। जिनकी तस्वीरें नहीं आ रही हैं, माना जा रहा है कि उनका फैसले को फटाफट लागू करने का इरादा नहीं। वैसे जमीन पर स्थिति जो भी हो, लेकिन ये पहल ऐसी है जिसके समर्थन में सब पक्ष विपक्ष साथ नजर आ रहे हैं। मैं मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूं। ये स्वागत योग्य कदम है और जो VIP सिंड्रोम है वो इस देश की राजनीति से समाप्त होना चाहिए।
देश में अब तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट स्तर के कई बड़े अधिकारी, राज्यों में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रदेश में कैबिनेट मंत्री अपनी कारों पर लाल बत्ती का इस्तेमाल करते रहे हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को लाल बत्ती इस्तेमाल करने की इजाजत है। आपात सेवाओं और पुलिस की कार पर भी लाल बत्ती के इस्तेमाल की इजाजत है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद किसी भी नेता, मंत्री और अधिकारी को अपनी कार पर लाल बत्ती का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। सवाल है, इस पर पूरा अमल कब सामने आएगा? बालवीरेंद्र सिंह, APN, नोएडा। 1974 में एक फिल्म आई थी प्रेमनगर, जिसमें एक बहुत मशहूर गाना था जिसे किशोर कुमार ने गाया था, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। अब ये देखना होगा कि ये लाल रंग इन तमाम नेताओं को कब छोड़ने वाला है। गौरतलब है कि 1 मई से ये सब पर लागू है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही कल इस फैसले के बाद अपनी गाड़ियों की लाल बत्तियां उतरवा दी, तब ये उम्मीद जग रही थी कि तमाम नेता जो प्रधानमंत्री को अपना नेता मानते हैं, तमाम मंत्री, तमाम विधायक, बीजेपी के तमाम बड़े नेता ठीक उसी कदम पर तुरंत चल पड़ेंगे और अपनी अपनी गाड़ियों से लाल बत्ती उतार देंगे। लेकिन लाल रंग इतना सुर्ख होता है, उसमें असर इतना ज़्यादा होता है कि इतना जल्द छोड़ दे वो इन नेताओं को, ऐसा लगता नहीं। बहरहाल हम उम्मीद ज़रूर करेंगे कि VVIP सिंड्रोम जो है वो कम से कम 1 तारीख के बाद किसी और रूप में भी नहीं दिखेगा। इधर जब योगी राज की बात चल रही है तो योगी राज में बीजेपी नेताओं पर सत्ता का नशा धीरे धीरे सर चढ़कर बोलने लगा है। PM मोदी और CM योगी नेताओं से संयमित व्यवहार का संदेश बार बार दे रहे हैं। आम और खास को एक बनाने पर लगे हुए हैं, लेकिन बीजेपी के मंत्री और नेता अब भी इन सबसे बेखबर सत्ता के रंग में पूरी तरह से रंगे नजर आ रहे हैं। देश भर में एक और मोदी सरकार अकड़ दिखाने का जरिया बन चुके VIP कल्चर को खत्म करने के लिए नेताओं की कारों पर से लाल बत्ती हटा रही है, तो वहीं बीजेपी के कुछ नेताओं का दादागिरी दिखाने का शौक अभी खत्म नहीं हुआ। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी टोल प्लाजा पर बीजेपी विधायक महेंद्र यादव ने एक टोल कर्मी को सिर्फ इसलिए थप्पड़ मार दिया क्योंकि उसने विधायक से टोल मांगने की गुस्ताखी की थी। टोल कर्मी द्वारा टोल मांगे जाने से नाराज बीजेपी विधायक महेंद्र यादव इतने आग बबूला हो गए कि उन्होंने टोल प्लाजा कर्मचारी को थप्पड़ रसीद कर दिया। हालांकि मामले के तूल पकड़ने के बाद विधायक जी सफाई देते नजर आए। हमारा ने धक्का दिया था उसको, तो वो जो रोके थे बैरियर नहीं खोलने दे रहे थे तो धक्का दिया था। मामला सिर्फ एक विधायक का नहीं, मुख्यमंत्री योगी जनहित के कामों के लिए प्रदेश भर में दौड़ रहे हैं, तो वहीं सत्ता का रंग कई बीजेपी मंत्रियों के सर चढ़कर बोल रहा है। योगी सरकार में खादी और ग्रामोद्योग मंत्री सत्यदेव पचौरी ने एक दिव्यांग सफाई कर्मी को सरेआम बेइज्जत किया। मंत्री जी ने दिव्यांग के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। ये वाकया उस वक्त हुआ जब सत्यदेव पचौरी अपने विभाग के कामकाज और सफाई का जायजा ले रहे थे। देखो सफाई क्या करेगा बताइए मुझे, तभी हालत है सफाई की। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद यहां भी मंत्री जी ने तुरंत अपने बयान पर सफाई पेश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। योगी सरकार ने दिव्यांगों के सम्मान में विभाग का नाम बदलकर दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग कर दिया है। इससे पहले पिछले साल मोदी सरकार दिव्यांगों के लिए संसद में एक बिल भी पास कर चुकी है। बावजूद इसके योगी सरकार के मंत्री का यूं बेलगाम होना बताता है कि पार्टी कोई भी हो, विचारधारा कोई भी हो, सत्ता का नशा एक जैसा ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद अब जरूरत है उन वायदों को याद करने की जो पार्टी नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान किए थे, क्योंकि गर्मी ने दस्तक दे दी है और इस दौरान बुंदेलखंड अपनी बदहाली पर जार जार रो रहा है। आज खुद CM योगी के बुंदेलखंड पहुंचने के बाद एक बार फिर से लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। जनता को यकीन है कि आदित्यनाथ उनका भला जरूर करेंगे। गौरतलब है कि बुंदेलखंड में पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है और इसी वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा आत्महत्या किसान करते हैं। बुंदेलखंड के मंडल मुख्यालय बांदा में यूं तो बहुत विकास हुआ है, लेकिन यहाँ के विकास की कड़वी पानी की बयां करती है पानी की त्रासदी। हर साल गर्मी की शुरुआत यहाँ इंसानों के लिए ही नहीं, जानवरों के लिए भी एक जानी पहचानी मुसीबत लेकर आती है। अब पीने के पानी की भी यहाँ जबरदस्त किल्लत हो जाती है।
हर गर्मी में इंसान भी कैन नदी का गंदा पानी पीता है और जानवर भी। बांदा में लगातार 1.5 महीने से बेरोजगार बालू मजदूरों ने पिछले दिनों अपने भूखे जानवरों के साथ जबरदस्त प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कारण आए आज 6 तारीख से बालू हमारी बंद कर दी गई घोड़ों से। हम लोग भूखों मार रहे हैं, बच्चे भूखों मार रहे हैं, जानवर भूखों मार रहे हैं, ना कुछ खाने को है ना पीने को। हमने कई बार ज्ञापन दिया, कोई सुनाई नहीं। इसलिए आज हम अशोक लाट पे आके खड़े हो गए, भूख के कगार पे हैं। जब से बालू बंद हुई तब से आप लोग साथ क्या क्या हो चुका है नुकसान? नुकसान तो 2-3 जानवर हमारे मर गए। लेकिन फिलहाल यूपी में खनन पर पाबंदी जारी है। बुंदेलखंड की जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है और यहाँ की सभी 19 सीटें पार्टी की झोली में डाल दी हैं। वैसे अब तक प्रदेश में जितनी भी सरकारें आई, किसी ने बुंदेलखंड को बदहाली से निजात दिलाने की ठोस पहल नहीं की। उन सरकारों में बीजेपी की सरकार भी शामिल है जो 14 साल पहले थी, मगर तब हालात अलग थे और विकास चुनावी मुद्दा नहीं हुआ करता था। लेकिन इस बार बुंदेलखंड में पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार ने 600 टैंकरों की व्यवस्था की है। साथ ही तालाबों को भरने की भी कवायद शुरू की गई है। 28 पॉइंट तय किए गए हैं। इन्हीं 28 बिंदुओं पर आज मैंने यहाँ पर बात की। सिंचाई विभाग के जितने ट्यूबवेल हैं उनको सबकर को चला करके जहाँ जरूरत होगी वहाँ पानी को भरवाना, सभी नहरों को चालू करा करके तालाबों और गड्ढों में पानी भरवाना, और जितने भी ये इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं हम लोगों ने आज समीक्षा किया है। एक भी व्यक्ति को पानी के लिए कोई दिक्कत बुंदेलखंड में नहीं होने पाएगी। बीते साल गर्मियों में बुंदेलखंड में पानी को लेकर केंद्र और राज्य की अखिलेश सरकार में खासी रार मची थी। केंद्र ने बुंदेलखंड को पानी के संकट से निजात दिलाने के लिए टैंकरों से लदी ट्रेन भेजी थी, जिसे 3 दिन झांसी स्टेशन पर खड़ा रखने के बाद प्रदेश सरकार ने वापस भेज दिया था। अब बुंदेलखंड ने जितना भारी जनादेश बीजेपी को दिया है, उससे ये सवाल तो जरूर उठता है कि क्या बीजेपी सरकार भी बुंदेलखंड की झोली भरेगी? क्या यहाँ की तस्वीर बदलेगी और यहाँ की बदहाल जनता को विकास के जो सपने दिखाए गए हैं वो पूरे होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के दौरे पर आज जब रहे तो झांसी में मुख्यमंत्री ने एक सभा को भी संबोधित किया। सीएम ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बुंदेलखंड को दिल्ली के साथ 6 लेन एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रचंड जीत के बाद सरकार की जिम्मेदारी बढ़ गई है। सीएम योगी ने अगले 2 साल में बुंदेलखंड से पानी की कमी की समस्या को खत्म करने का वायदा किया है। गौरतलब है कि बुंदेलखंड यूपी का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है और यहाँ ज्यादातर सूखे जैसे हालात ही रहते हैं, जैसे कि आपने रिपोर्ट में देखा। लेकिन इन हालात से निपटने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के क्या प्लान है, सुनिए। बुंदेलखंड के बारे में मैं कह देना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितनी योजनाएं बुंदेलखंड के लिए स्वीकृत की हैं, अगर ये सब योजनाएं लागू हो जाएं तो 2 वर्ष के बाद बुंदेलखंड में पानी की समस्या नहीं रहेगी, न पेयजल की समस्या रहेगी और न खेती के लिए, सिंचाई के लिए ही पानी की कोई समस्या रह पाएगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि प्रदेश में और खासकर बुंदेलखंड में पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन उधर यदि विपक्ष की बात करें तो वहां कई समस्याएं चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद विपक्षी दलों को लगा जैसे सदमा सा लग गया और अब ये सदमा धीरे धीरे कम होने लगा है, तो अपने अंदर उन्होंने झांकना शुरू किया है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने पार्टी के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद को छोड़कर बाकी सारे पदों से मुक्त कर दिया है। समझा जा रहा है कि यूपी में जून में होने वाले निकाय चुनाव में बीएसपी पूरी तैयारी के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के भीतर भी चुनाव नतीजों तक थमा घमासान अब एक बार फिर से उभरने लगा है। उधर कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से अभी इस हार के सदमे से बाहर निकल नहीं पाई है और मायावती ने जो किया है वो शायद यह सोचकर किया है कि एक प्रयोग उन्होंने किया दलितों और मुस्लिमों को एक साथ लाने का, और वो प्रयोग बहुत हद तक सफल नहीं हुआ। और हो भी कैसे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी बहुत मान्य नेता नहीं है अल्पसंख्यकों के। बहरहाल अब पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है, तमाम विपक्षी दलों के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या हालत है,
देखिए ये एक पल्स रिपोर्ट। मायावती को अपने मायाजाल के इस तरह से टूटने का कतई इल्म न था। आखिरी वक्त तक यूपी में अपनी सरकार बनाने के लिए मगज पट्टी में जुटी रही मायावती की बीएसपी को सिर्फ और सिर्फ 19 सीटें ही हासिल हुई। हार के बाद ईवीएम से ध्यान हटने पर उन्हें अपने नेताओं का ख्याल आया। मायावती के बाद दो ही ताकतवर नेता सतीश चंद्र मिश्र और नसीमुद्दीन सिद्दीकी रह गए हैं। बहन जी को नसीमुद्दीन सिद्दीकी में खामियां नजर आई। मायावती ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव के पद पर बरकरार रखते हुए मध्य प्रदेश का प्रभारी बना दिया, लेकिन उनसे दूसरे अहम पद छीन दिए गए। दरअसल यूपी की हार के बाद कार्यकर्ता नसीमुद्दीन सिद्दीकी और सतीश चंद्र मिश्रा से नाराज चल रहे हैं। उनका आरोप है कि इनकी ही देखरेख में पार्टी प्रत्याशियों को टिकट दिए गए थे। अब हार के बाद संगठन में बदलाव की सख्त जरूरत है। साथ ही इन दोनों नेताओं की हैसियत भी कम की जानी चाहिए। कार्यकर्ताओं की नाराजगी मायावती को तब समझ में आई जब उन्होंने ईवीएम मामले में प्रदर्शन की तैयारी करने पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भेजा। मुरादाबाद में तो समीक्षा बैठक लेने से पहले ही नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कार्यकर्ताओं का भारी विरोध झेलना पड़ा। कार्यकर्ताओं ने उन पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप भी खुलकर लगाया। मेरठ और मुजफ्फरनगर में भी नसीमुद्दीन का कम विरोध नहीं हुआ। यही विरोध सतीश चंद्र मिश्र को भी झेलना पड़ा। कार्यकर्ताओं ने सतीश चंद्र मिश्र के खिलाफ भी नारेबाजी की। दरअसल बीएसपी में कोऑर्डिनेटर की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। टिकट वितरण से लेकर सभी महत्वपूर्ण फैसले में इनका योगदान रहता है। बड़े नेताओं के प्रभाव के कारण जिलाध्यक्ष भी कोऑर्डिनेटर की रिपोर्ट पर अपनी मोहर लगा देते हैं। जाहिर है कि मायावती की जानकारी के बगैर नसीमुद्दीन सिद्दीकी टिकट बांटने के लिए पैसे लेने की हैसियत नहीं रखते, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश जगाने के लिए किसी न किसी की बलि चढ़ाना जरूरी था। हालांकि शहरी इलाकों में बीएसपी का बहुत असर नहीं है, लेकिन मायावती यूपी के निकाय चुनावों में पार्टी के सिंबल के साथ उतरना चाहती हैं। हाल ही में बीजेपी से लड़ने के लिए किसी से भी समझौता करने की बात कही थी। अखिलेश ने भी 2 बार अपनी बुआ के पास मिलकर काम करने के लिए संदेशा भेजा है। उधर समाजवादी पार्टी में भी युद्ध विराम खत्म हो गया। नए गठजोड़ के अंदेशे से अपनी राजनीतिक अस्तित्व पर संकट देखते हुए शिवपाल यादव ने भी अखिलेश यादव के खिलाफ नए सिरे से मोर्चा खोल दिया है। वहीं कांग्रेस यूपी उत्तराखंड के चुनाव में हार और गोवा और मणिपुर में अपनों की दगाबाजी की मार से उबर नहीं सकी है। पार्टी के बड़े छत्रप खुलेआम पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को अपने नए अध्यक्ष का इंतजार है। राहुल गांधी की ताजपोशी के बाद ही कांग्रेस के होश में आने के आसार हैं। इस बीच वो विपक्षी एकता के लिए चल रही कोशिशों में अपनी हैसियत आंकने की फिराक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर 2017 के चुनावी रण में कई सियासी दलों को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। बीजेपी की पटखनी ने विरोधियों के आंसू तक निकाल दिए, जिसके बाद अब इस बात को लेकर संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं कि मिशन 2019 में बीजेपी को करारा जवाब देने के लिए विरोधी पार्टियां एक बैनर के नीचे आने को लेकर संभावनाएं तलाश रही हैं। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। सवाल कई हैं। आप ही देखिए कि आखिर ये कौन से सवाल हैं जिनका जवाब इन तमाम विपक्षी दलों को ढूंढना ही होगा। 2017 के राजनीतिक द्वंद में बीजेपी की पटखनी के बाद पूरा विपक्ष का राह रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश में हर पार्टी के जनाधार की बीजेपी के धोबी पछाड़ ने कमर तोड़ दी है। हालात यहाँ तक हैं कि 1993 के बाद धुर विरोधी रहने वाले सपा और बसपा भी एक दूसरे की लाठी बनने को लालायित है, ताकि 2019 के दंगल में अश्वमेघ लिए घूम रही बीजेपी को इस राजनीतिक दौर में पछाड़ा जा सके। 2017 के नतीजों से बीजेपी ने अखिलेश सरकार के काम को न सिर्फ चुप कराया, बल्कि मायावती की सोशल इंजीनियरिंग के औजार की धार को भी कुंद कर दिया। बीजेपी के सामने ये बड़ी चुनौती है। बीजेपी यूपी में 39.7% वोट लेकर 312 सीटें जीती। वहीं सपा को 21.8% और बसपा को 22.2% वोट मिले। अगर इन दोनों वोट शेयर को मिला दिया जाए तो बीजेपी से काफी ज्यादा हो जाएगा। और शायद इन्हीं आंकड़ों की बदौलत कुछ ऐसे बयान देखने और सुनने को मिल रहे हैं। वैसे भी जिस गेस्ट हाउस कांड की वजह से मायावती अभी तक सपा को अपना दुश्मन मान रही थी, वो मुलायम के जमाने की बात थी। मायावती के सामने अब अखिलेश की सपा, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री और सुशासन बाबू नीतीश कुमार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। ये बात साफ है कि जहां नीतीश कुमार के अंतर्मन में प्रधानमंत्री पद के ख्वाब उमड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी
अपनी खोई साख को ढूंढने में लगी है। ये माना जा रहा है कि इस राजनीतिक अंधेरे में कांग्रेस किसी भी गठबंधन के दिए से गुरेज नहीं करेगी। उधर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुलाकात को भी गठबंधन की सुगबुगाहट के रंग से रंगा ही देखा गया। इस मुलाकात को लेकर बीजेपी की तरफ से निशाना भी साधा गया। नवीन पटनायक और ममता बनर्जी अपने नेताओं के चिटफंड घोटालों में गिरफ्तार होने पर समान रूप से दुखी हैं। इसलिए वो अपना दुख साझा करने के लिए दोबारा मिल रहे हैं। शायद दोनों एक गठबंधन में शामिल हों। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद तमाम नेताओं ने विपक्षी दलों को एकजुट होने की अपील की। इस कोशिश पर नीतीश कुमार और शरद पवार क्षेत्रीय नेताओं से लगातार बात भी करते रहे। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ मीटिंग की थी। गुलाम नबी आजाद की अध्यक्षता में तमाम पार्टियों ने बैठक भी की। वहीं नवीन पटनायक ने पहली बार दिल्ली में विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की थी। इससे पहले ममता बनर्जी ने अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी के विजयी रथ को रोकने के लिए ये तमाम राजनीतिक छत्र एक साथ आएंगे, और अगर हाँ तो किस फॉर्मूले के तहत। अनंत त्यागी, एपी। सिविल सर्विसेज डे पर आयोजित एक कार्यक्रम में अधिकारियों के लेट पहुंचने से गृह मंत्री राजनाथ सिंह बेहद नाराज हो गए। उन्होंने अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट मौजूद राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स का प्रोग्राम तय वक्त से 12 मिनट देरी से शुरू होना बेहद चिंता का विषय है। आपको वक्त का पाबंद होना ही चाहिए। इस कार्यक्रम में इंडियन सिविल सर्विस समेत दूसरी सर्विसेज के ऑफिसर भी शामिल थे, लेकिन इस कार्यक्रम में राजनाथ सिंह बुरी तरह से बिफरे और इन तमाम अधिकारियों को कसकर डांट लगाई। गौरतलब है कि मोदी सरकार जब से बनी है तब से इस कोशिश में है कि तमाम अधिकारी वक्त से अपने ऑफिस पहुंचे, अपना काम देर तक रुक कर करें, और ऐसे में यदि कोई इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो जहां गृहमंत्री स्वयं हो और उस कार्यक्रम का देर से शुरू होना, जाहिर सी बात है कि गृहमंत्री के लिए चिंता का विषय तो है ही। चलिए बात करते हैं दिल्ली के एमसीडी चुनाव की, यानी दिल्ली के दंगल की। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के पहले से ही कांग्रेस को पार्टी के कई बड़े नेताओं ने छोड़ना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में विजय बहुगुणा, तो उत्तर प्रदेश में रीता बहुगुणा समेत कई नेता जब बीजेपी में शामिल हो गए थे तभी से कांग्रेस की चिंता बढ़ती ही जा रही है। और अब दिल्ली नगर निगम चुनाव के दौरान भी दिल्ली कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं या थामने वाले हैं। महिला कांग्रेस की दिल्ली प्रदेश अध्यक्षा बरखा शुक्ला सिंह ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। बरखा सिंह का कहना है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। इससे पहले पार्टी के एक बड़े नेता अरविंदर सिंह लवली ने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में वो शामिल हो ही चुके हैं। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के बुरे दिन जरूर दिल्ली में शुरू हो गए हैं। बीजेपी की कांग्रेस मुक्त भारत मुहिम दरअसल कांग्रेस युक्त बीजेपी बनती जा रही है। देश भर में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक बीजेपी को सत्ता में पहुंचाने के लक्ष्य को पाने के लिए पार्टी को कांग्रेस नेताओं को शामिल करने में कोई गुरेज नहीं। दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह ने भी नेतृत्व से नाराज होकर पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। बरखा सिंह का आरोप है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में महिलाओं को टिकट नहीं दिए गए। बरखा ने फिलहाल पार्टी छोड़ने की संभावनाओं से इनकार कर दिया, लेकिन जाहिर है कि अगर पार्टी आलाकमान से संतोषजनक हल नहीं मिला तो वो भी देहरी से पांव निकालने में देर नहीं करेंगी। अरविंदर सिंह लवली की मिसाल सामने है। शीला सरकार में बिजली मंत्री रहे लवली नगर निगम चुनाव से ठीक पहले पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। शीला दीक्षित ने उन्हें गद्दार बताया तो उन्होंने भी पलटवार करते हुए अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित की तरह बेइज्जत होकर पार्टी में बने रहना उन्हें मंजूर नहीं और वो मोदी के नव राष्ट्र निर्माण की मुहिम से जुड़ना चाहते हैं। दरअसल देश में चल रही भगवा लहर को देखते हुए विपक्षी दलों में उपेक्षित महसूस कर रहे नेताओं को पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने के लिए ये सबसे मुफीद वक्त नजर आ रहा है। उन्हें पार्टी के असूल और सिद्धांत केंचुली की तरह लग रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेसियों के लिए भंडारा खोल रखा है। पार्टी भले ही अपने काबिल नेताओं को टिकट न दे पाए, लेकिन दूसरी पार्टी से नेताओं को किया गया वादा मुकम्मल तरीके से पूरा किया जा रहा है। इन नेताओं के सामने यूपी और उत्तराखंड की मिसाल है।
दल बदलुओं को न सिर्फ टिकट दिए गए बल्कि सरकार बनने पर मंत्री पद भी सौंप दिए गए। बीजेपी को यूपी और उत्तराखंड में इसका फायदा भी नजर आया। पार्टी यही प्रयोग पूरे देश के हर आगामी चुनाव में दोहराना चाहती है। इसके लिए दल बदलने वाले नेताओं के निजी चरित्र से ज्यादा उनकी चुनाव जीतने की हैसियत को परखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि भ्रष्टाचार को लेकर बदनामी की वजह से देश को कांग्रेस मुक्त भारत की मुहिम से भरमाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं से कोई गुरेज नहीं। जाहिर है पार्टी विद डिफरेंस के नाम पर यहां तक पहुंची बीजेपी के लिए आदर्शों से ज्यादा सत्ता की अहमियत हो गई है। लेकिन इन हालात के लिए कांग्रेस भी कम दोषी नहीं। गोवा से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अब दिल्ली तक के पार्टी छोड़ने वाले सभी नेता एक ही बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनकी शिकायत को तवज्जो नहीं दी और राहुल गांधी को सुनवाई के लिए वक्त नहीं मिला। ऐसे में कांग्रेस को खत्म करने के लिए कांग्रेस मुक्त भारत के बजाय कांग्रेस युक्त बीजेपी अभियान की जरूरत है। अंशुमन त्रिपाठी, एपीए। यूं जैसे जैसे एमसीडी चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी घमासान तेज ही होता जा रहा है। एपीएन भी लगातार आपको हर इलाके और हर वार्ड की स्थिति से अवगत करा रहा है। हमारी कोशिश जनता के दर्द को नेताओं के कानों तक पहुंचाने की है। आज हम आपको बदरपुर और पुराने सीलमपुर का हाल दिखाएंगे। 23 अप्रैल को होने वाले एमसीडी चुनाव के लिए सभी दलों ने ताकत झोंक दी है। दावों और वादों की सियासत के बीच नेता खुद को जनता के बीच स्थापित करने में लगे हैं। एपीएन भी एमसीडी से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से आपके बीच पहुंचा रहा है। लोगों की दिक्कतों और एमसीडी से उनकी उम्मीदों को लेकर हम लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। अपने इस सफर में आज एपीएन की टीम पहुंची हरियाणा से सटे बदरपुर में, जहां हमने 3 वार्डों जैतपुर, ओम विहार और हरिनगर का जायजा लिया। हमने लोगों से उनकी दिक्कतों के बारे में पूछा। चुनाव के बाद कोई पार्षद नजर नहीं आता है। साफ सफाई के नाम पे बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। आते हैं चुनाव में तो वादे करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। तो इसलिए जो है हमारे यहाँ सबसे ज्यादा समस्या पानी की निकासी की है। जल बोर्ड का पानी आता नहीं है। सफाई का नाम कोई लेना नहीं देना नहीं। लोग तरस के एक एक घर में सब परिवार बीमार, पूरा का पूरा परिवार अस्पतालों में फैल गया। अस्पतालों में जगह भी नहीं रही। बदरपुर के बाद एपीएन की टीम पहुंची पुराने सीलमपुर और पुरानी सीमापुरी इलाके में, जहां हमने लोगों से उनकी दिक्कतों और उम्मीदों के बारे में राय जानी। कोई कार्रवाई नहीं होती, यहाँ कोई आके झांकता नहीं है। कितना ही कह लो, ये लगभग आज ही नहीं 3 साल से ये दिक्कत है। हमारे यहाँ के रास्ते बंद पड़े हुए हैं। उधर सब्जी मंडी वाला रोड है, वहाँ से निकलो, वहाँ यही हाल है। हाँ बिल्कुल, मेरे लड़के को इसी वजह से टीबी बनी और इसी वजह से मेरा लड़का खत्म हुआ। यहाँ का पानी ऐसा है, अगर जो मोदी जी अगर पी लें तो मोती बन जाएंगे। इतनी बदबू थी सुबह पानी में कि कीड़े बारीक बारीक कीटाणु आ रहे थे उस पानी में। 10 साल से एमसीडी की सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए इस बार चुनौतियां 2 तरफा है। एक और उसे कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिल रही है, तो वही आम आदमी पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है। योगेश सोमकोर के साथ सुमंत कुमार, एपीएन, दिल्ली। और अब देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें। कश्मीर घाटी में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। घाटी में बढ़ती हिंसा और तनाव ने केंद्र सरकार के माथे पर बल ला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कश्मीर को लेकर चिंता में हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कैबिनेट की बैठक के फौरन बाद बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कश्मीर चर्चा का केंद्र रहा। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में जम्मू से पार्टी के नेता और केंद्र में मंत्री जितेंद्र सिंह भी शामिल रहे। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे के लिए गुरुवार को भुवनेश्वर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल एससी जमीन ने भुवनेश्वर में बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नेपाल के राष्ट्रपति की आगवानी की। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी शुक्रवार को श्री जगन्नाथ मंदिर जाएंगी और दर्शन के बाद नई दिल्ली वापस लौटेंगी। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। एयर इंडिया ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर पूछा है कि आखिर रविंद्र गायकवाड़ के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। शिवसेना नेता रविंद्र गायकवाड़ पर 23 मार्च को एयर इंडिया के स्टाफ पर हमला करने का आरोप है। हालांकि इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसी को मद्देनजर रखते हुए एयर इंडिया ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर इसका जवाब मांगा है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं की दबंगई सामने आई है। कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के एक लेक्चरर की पहले तो जमकर धुनाई की, फिर उसके चेहरे पर कालिक पोतकर पुलिस के हवाले कर दिया। लेक्चरर पर आरोप है कि उसने एक छात्रा से संबंध बनाने का दबाव दिया था। बारामूला स्थित सेना के कम्युनिकेशन सेंटर में भीषण आग लग गई। आग में सेंटर जलकर खाक हो गया। बिल्डिंग को भी काफी नुकसान पहुंचा है, मगर फायर ब्रिगेड ने समय रहते एक्शन लिया, जिस वजह से आग फैलने से बच गई। किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है।
और अब बारी सुनिए सरकार की। इसके तहत आज हम बात करेंगे धर्म, राजनीति और व्यवसाय के घालमेल भरे रिश्ते पर। ये भी धर्म अध्यात्म के नाम पर एक तरह की वीवीआईपी संस्कृति है जो राज सत्ता से फायदे लेना तो जानती है, लेकिन बिन फायदे किसी को कुछ देना नहीं जानती। सुनिए सरकार में हम बात करेंगे आज मशहूर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बीच विश्व सांस्कृतिक महोत्सव से यमुना तट के जीवन पर पड़े असर को लेकर चल रही सुनवाई पर। दिल्ली में यमुना किनारे विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन करने को लेकर आर्ट ऑफ लिविंग के आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। एनजीटी ने ट्रिब्यूनल की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर श्री श्री रविशंकर के आरोपों को चौंकाने वाला बताया। ट्रिब्यूनल ने आर्ट ऑफ लिविंग संस्था को कहा कि उसका रवैया गैर जिम्मेदाराना है। जवाब में श्री श्री रविशंकर ने कहा है कि झूठ से पर्दा हटना चौंकाने वाला ही होता है और कुल मिलाकर श्री श्री रविशंकर को देखा जाए तो आज की तारीख में वो एक ऐसे सशक्त तथा कथित धर्मगुरु हैं जिनका हर तरफ एक सिरा खुला हुआ है, कभी राजनीति में तो कभी व्यवसाय में। कहाँ नहीं है श्री श्री रविशंकर। दर्द तब होता है जब भारतीय संस्कृति को अपनी परंपरा बताने वाली ये तमाम धर्मगुरु इसका ऐसा घालमेल करते हैं जहां भारतीय आध्यात्मिकता भी चौंक उठे। आपको पता ही होगा कि यमुना और गंगा को साफ करने के लिए कितने हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये सपना है कि इन दोनों ही नदियों को अपनी पुरानी स्थिति में न लौटाया जाए, कम से कम उन्हें इस स्थिति में तो रखा जाए कि आने वाली पीढ़ियां गंगा और यमुना को पहचान सकें। यही श्री श्री रविशंकर ने जब अपना ये भव्य कार्यक्रम यमुना तट पर किया था, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर एक मेहमान के रूप में गए थे और उसके बाद जब एनजीटी ने ये तमाम टिप्पणियां की हैं श्री श्री रविशंकर पर और उसके बाद उन्होंने जो अपना बयान दिया है, जाहिर सी बात है कि सब कुछ एक ऐसे संशय को, एक ऐसी आशंका को पैदा करता है जहां पर हम ये समझने और समझाने के काबिल ही नहीं रहते कि संन्यास क्या है, राजनीति क्या है, व्यवसाय क्या है। बहरहाल इस तमाम गठजोड़ को खोलने की हम कोशिश अगली अपनी रिपोर्ट में कर रहे हैं, विशेष संपादकीय में कर रहे हैं और इस गुजारिश के साथ कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो उनकी विश्वसनीयता है उससे जुड़कर कई लोग अपनी विश्वसनीयता बढ़ाना चाहते हैं। श्री श्री रविशंकर भी शायद कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं। ऐसे में जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी इन तमाम धर्म गुरुओं से तब तक बचें जब तक इनकी विश्वसनीयता संदेह में है, शंकाओं में है। यमुना तट पर विश्व सांस्कृतिक महोत्सव के आयोजन को लेकर श्री श्री रविशंकर झुकने को तैयार नहीं। वो ट्वीट करके कहते हैं कि इस महोत्सव से अगर पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए सरकार और एनजीटी को ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। मामले की सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने गंभीर टिप्पणियां की। एनजीटी ने कहा कि आपको अपनी जिम्मेदारी का बिल्कुल एहसास नहीं। क्या आपको लगता है कि आपको जो चाहे वो बोलने की छूट मिली हुई है? ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो श्री श्री रविशंकर के बयान की विस्तृत जानकारी देते हुए आवेदन दे ताकि उसे रिकॉर्ड पर लिया जा सके। एनजीटी ने अगली सुनवाई की तारीख 9 मई मुकर्रर की है, लेकिन श्री श्री रविशंकर ने वक्त लगाए बगैर ही अपनी प्रतिक्रिया दे डाली। उन्होंने कहा कि झूठ का पर्दाफाश चौंकाने वाला होता है। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग गैर जिम्मेदार है वो हमें नहीं जानते या फिर उन्हें मजाक करने की आदत है। सच ये है कि हमने यमुना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। दरअसल एनजीटी की एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि श्री श्री रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग के सांस्कृतिक कार्यक्रम से यमुना फ्लड प्लेन्स और दैव संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। इस नुकसान की भरपाई में तकरीबन 13.29 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कमेटी ने अपनी 47 पेज की रिपोर्ट में बताया कि इसमें तकरीबन 10 साल लग जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक यमुना के दाएं किनारे पर तकरीबन 300 एकड़ और बाएं किनारे पर तकरीबन 120 एकड़ जमीन को भारी नुकसान हुआ है। कहा गया कि कार्यक्रम की वजह से जमीन की उपजाऊ क्षमता खत्म हो गई। ये जगह अब पेड़ या घास के लायक भी नहीं रही। यहाँ पहले कई जानवर और सूक्ष्म जीव रहते थे, लेकिन श्री श्री रविशंकर मानने को तैयार नहीं। उल्टे इस आयोजन को यमुना को शुद्ध करने के प्रयास के रूप में बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये मामला सीधा साधा नहीं जैसा नजर आ रहा है।
भारत दरअसल एक बाबा प्रधान देश है। इस देश में बाबा के पास दृश्य, अदृश्य, राजनीतिक और प्रशासनिक ताकतें होती हैं। इन ताकतों के बल पर वो एक बड़ा कॉर्पोरेट खड़ा करने की महत्वाकांक्षा पाल लेते हैं। इसके लिए वो राजनीतिक दलों से अंदरूनी गठजोड़ करने से परहेज नहीं करते। यूपीए सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर शुरू हुए आंदोलन को भगवा रंग देने में कई बाबा आगे आए। बाबा रामदेव की तरह श्री श्री रविशंकर ने भी इसमें अपना योगदान दिया। श्री श्री की क्षमताओं का बीजेपी ने भी जमकर लाभ उठाया। श्री श्री अब सिर्फ सुदर्शन क्रिया कराने वाले योग गुरु भर नहीं थे। उनका आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन करीब 152 देशों में एक व्यवसाय के तौर पर काम कर रहा है। खबरों के मुताबिक जुलाई 2007 तक आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की कुल परिसंपत्तियां $77 लाख थी। जुलाई 2006 से जून 2007 तक इसकी कुल आय $55 लाख थी, जिनमें से $35 लाख कोर्स की फीस के रूप में और $17 लाख जन समर्थन के रूप में प्राप्त हुई। इस साल फाउंडेशन का खर्च $36 लाख था, यानी सीधे सीधे $19 लाख का शुद्ध मुनाफा। श्री श्री ने देश में अपने कारोबार का विस्तार करने की व्यापक योजना बनाई थी। श्री श्री आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाने के लिए एक विशाल मार्केटिंग इवेंट की योजना का दूसरा नाम विश्व सांस्कृतिक महोत्सव था। इसके जरिए बीजेपी से रिश्ते के अलावा अपने राजनीतिक रसूख का भी प्रदर्शन था। पिछले साल मार्च में आयोजित इस महोत्सव में दुनिया भर के 35,000 से ज्यादा कलाकार जुटे। इनमें रूस के डांसर, अर्जेंटीना के टैंगो डांसर्स, स्विट्जरलैंड के स्विस अल्पाइन हॉर्न्स, जापान के एक्रोबेटिक डांसर्स, चीन के शाओलिन मॉन्क्स और अलग अलग प्रदेशों के रंग बिखेरते लोक कलाकार। इस कार्यक्रम के जरिए श्री श्री से जुड़े एक मनोरंजन चैनल आनंदम को प्रमोशन करने की योजना काम कर रही थी। इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम से सुदर्शन क्रिया, योग, आयुर्वेद के दुनिया भर में फैले बाजार पर कब्जा करने का उद्देश्य था। सत्ता के वरद हस्त से आत्मविश्वास इतना कि एनजीटी के 5 करोड़ रुपए के जुर्माने पर भी श्री श्री को ऐतराज था। योग से योग्यता आती है, ये कहने वाले श्री रविशंकर अब भी पर्यावरण संबंधी रिपोर्ट को गलत ठहराने में जुटे हैं। लेकिन सवाल ये है कि व्यवसायिक उद्देश्य से किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम को कैसे सही साबित किया जा सकता है, जिसकी वजह से यमुना तट पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों से लेकर पूरे पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई में 10 साल का वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और अब अदालत की कुछ अन्य खबरों की ओर बढ़ते हैं। करीब 1,000 करोड़ के चारा घोटाले के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही पक्षकारों को अगले बुधवार से पहले अपनी दलील लिखित में देने को कहा है। इस मामले में लालू प्रसाद यादव आरोपी हैं। सीबीआई ने इस मामले में साजिश के आरोप खारिज करने के झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। लालू प्रसाद यादव की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने कहा कि पहले याचिकाकर्ता यानी सीबीआई को यह बताना होगा कि 90 दिन के भीतर अपील क्यों नहीं दाखिल की जा सकी। उन्होंने कहा कि ये सीबीआई का मामला है। सीबीआई एक मैनुअल के हिसाब से काम करती है और मैनुअल में साफ तौर पर लिखा है कि कितने दिन में अपील दाखिल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीबीआई की याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2014 को फैसला सुनाया था और वकील के फैसले की कॉपी 21 दिसंबर 2014 को मिली, जबकि हकीकत यह है कि वकील को फैसले की कॉपी 17 नवंबर 2014 को मिल गई थी और 18 नवंबर को इसे सीबीआई को सौंप दिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई धोखा दे रही है। इस मामले में फंसे झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती ने कहा कि एक ही मामले में साजिश के लिए उन पर 2 बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उधर 1984 के सिख दंगा मामले में केस को दोबारा शुरू करने के आदेश के बाद गुरुवार को हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस दिया है। दरअसल कोर्ट को लगता है कि इस मामले में गवाहों के होने के बावजूद उन्हें कोर्ट तक आने से रोका गया और दिल्ली पुलिस ने न तो जांच सही ढंग से की है और न ही कोर्ट में गुनहगारों को सजा दिलवाने में कोई मेहनत की है। पुलिस की कोशिश इन केसों को जल्द से जल्द कोर्ट से खत्म करने में दिखी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले के आरोपी और तिहाड़ में बंद बलवंत खोखर के प्रोडक्शन वारंट भी जारी कर दिए हैं। हाई कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 1 मई को करेगा।
महिलाओं से बलात्कार और अन्य अपराधों के मामले में ओहदे पर बैठे शख्स की गैर जिम्मेदार बयानबाजी का मामला संविधान पीठ को भेजा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में संकेत दिए हैं। बुलंदशहर गैंगरेप मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की। इस मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान एक आपत्तिजनक उन्होंने बयान दिया था, जिसके लिए उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी थी। मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होने वाली है। मंत्रियों और सार्वजनिक पदों पर बैठे नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंत्री बनने के बाद कोई भी शख्स आम नागरिक की तरह बोलने के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि वो सरकारी नीतियों के खिलाफ भी बयान नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के एमिकस क्यूरे फली नरीमन और हरीश साल्वे को 1 सप्ताह में कानून संबंधी तमाम दस्तावेज देने को कहा है। बुलंदशहर में मां बेटी के साथ गैंगरेप के मामले में पिछली सुनवाई में महिलाओं से रेप के मामले में ओहदे में बैठे शख्स की ओर से बयानबाजी पर सुप्रीम कोर्ट ने कई संवैधानिक सवाल उठाए। किसी रेप पीड़िता महिला के खिलाफ ओहदे पर बैठे व्यक्ति की बयानबाजी क्या महिला के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार को ठेस नहीं पहुंचाती? क्या रेप जैसे गंभीर अपराध को सार्वजनिक ओहदे पर बैठा व्यक्ति राजनीतिक साजिश करार दे सकता है? क्या ऐसे बयान पीड़ित महिला के संविधान के दिए मुफ्त और निष्पक्ष जांच का हनन नहीं, क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकती है? कोई भी मौलिक अधिकार संपूर्ण नहीं, क्योंकि ये कानून नियंत्रित है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता है रेप जैसे मामलों में ऐसी बयानबाजी बोलने के मौलिक अधिकार के ये दायरे में आती है। अगर आरोपी ये कहता है कि उसे फंसाया गया तो बात दूसरी है, लेकिन कोई डीजीपी कहता है कि पीड़िता झूठी है तो पुलिस मामले की जांच क्या करेगी? सवाल ये भी है कि ओहदे पर बैठे व्यक्ति की ऐसी बयानबाजी अपराध के दायरे में भले न हो, लेकिन संविधान में दिए गए नैतिकता और शिष्टाचार के दायरे में भी। केंद्र सरकार ने सुनवाई के दौरान इसका विरोध किया। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि इसे लेकर कोई कानून नहीं है। इस तरह कोर्ट मोरल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बना सकता। हालांकि कोई इस तरह की बयानबाजी करता है तो ट्रायल कोर्ट उस पर अवमानना की कार्रवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मां बेटी से गैंगरेप के मामले की जांच कर रही सीबीआई को जल्द जांच पूरी करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में अपने बयान को लेकर बिना शर्त माफी भी मांगी थी। आजम खान ने कथित रूप से बयान दिया था कि ये एक राजनीतिक साजिश थी। इस मामले में एमिकस क्यूरे फली एस नरीमन ने कहा था सुप्रीम कोर्ट को उन मंत्रियों के व्यवहार और कर्तव्यों पर एक दिशा निर्देश जारी करना चाहिए जो किसी भी तरह का सार्वजनिक बयान दे देते हैं। मामले की सुनवाई अब 2 मई को की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और अब बात करते हैं कुलभूषण जाधव की। पाकिस्तान भले ही मौत की सजा पाए भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव पर सही कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का दावा कर रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि भारत द्वारा जाधव के पास राजनयिक पहुंच के 15 बार के आग्रह को उसने अब तक अनसुना ही किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने गुरुवार को कहा कि भारत के पास जाधव के लोकेशन और स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है और यही चिंता की बात है। कुलभूषण जाधव के मामले को लेकर भारत लगातार पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है। इसी कड़ी में भारत ने पाकिस्तान से आधिकारिक तौर पर कुलभूषण जाधव के खिलाफ सुनवाई प्रक्रिया और मुकदमे की अपील प्रक्रिया की जानकारी मांगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने कहा कि भारत ने 15वीं बार जाधव के लिए राजनयिक पहुंच की मांग की है। कुलभूषण जाधव जी के खिलाफ एक खास किस्म के आरोप लगाए गए हैं जो कि निराधार हैं। तो इस संबंध में उनका मंतव्य क्या है, उनका नजरिया क्या है, उनका पहलू क्या है, उससे भी सरकार को अवगत होना चाहिए। और इसलिए हमने भी पाकिस्तान सरकार से कौंसुलर भेंट की मांग अब तक 15 बार करी है। इससे पहले 17 अप्रैल को पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव तक राजनयिक पहुंच दिए जाने से इनकार किया था। जाधव को कथित जासूसी के मामले में पाकिस्तान की फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पिछले सप्ताह मौत की सजा सुनाई थी। इसे लेकर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर जाधव की पूर्व नियोजित हत्या को अंजाम दिया गया तो भारत कड़ा कदम उठाने पर मजबूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। यूं आज का दिन पाकिस्तान के लिए बेहद अहम रहा है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित पनामा पेपर्स मामले पर 5 सदस्यीय बेंच ने
3-2 से फैसला सुनाया है। इस मामले में पाक सुप्रीम कोर्ट ने सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया दी है, जिससे लगता है कि नवाज शरीफ फिलहाल बच गए हैं। अपने फैसले में कोर्ट ने संयुक्त जांच टीम बनाने को कहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ मुश्किलों में घिर गए हैं। पनामा गेट के नाम से चर्चित पनामा पेपर्स लीक से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ पर शिकंजा कसा है। पाक सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ और उनके परिवार की विदेशों में संपत्तियों के मामले की जांच के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम यानी JIT के गठन का आदेश दिया है। JIT को 60 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। खुद नवाज शरीफ भी JIT के सामने पेश होंगे। जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के बाद मामले की कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के आरोप में अयोग्य घोषित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने 540 पेज लंबे फैसले में ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस और NAB को JIT जांच के लिए अपने अफसरों के नाम सुझाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिनों के भीतर JIT गठन का आदेश दिया है। पनामा पेपर लीक मामले में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिजनों पर विदेशों में अघोषित संपत्तियां रखने का आरोप लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी को भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट APN। और अब बात करते हैं आज के इतिहास की। बीस अप्रैल 1939 में जर्मनी में तानाशाह एडोल्फ हिटलर के 50वें जन्मदिन को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया था। और 20 अप्रैल 1960 में एयर इंडिया के बेड़े में पहला जेट विमान बोइंग 707 शामिल हुआ था। और 20 अप्रैल 1972 में अपोलो 16 अभियान 6 घंटों तक तकनीकी संकट से जूझने के बाद चंद्रमा पर उतरा था। 20 अप्रैल 1978 में सोवियत वायुसेना ने दक्षिण कोरियाई यात्री विमान संख्या 902 पर गोलीबारी करके उसे गिरा दिया था। 20 अप्रैल 1997 में इंद्र कुमार गुजराल भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने थे। और 20 अप्रैल 1999 में अमेरिका के डेनेवर में स्कूल में हाई स्कूल के 2 छात्रों ने अंधाधुंध गोलीबारी में 25 लोगों को मार दिया था। और अब जब बात बात पर हर शख्स से उसकी मजहबी पहचान पूछी जा रही है, ऐसे में एक ऐसा शायर याद आता है जिसने लिखा था, मन तड़पत हरिदर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े सब काज। ये मशहूर शायर थे शकील बदायूनी। यूँ तो शकील बदायूनी रुमानी शायर माने जाते हैं। मुगल आजम के गीतों में उनके कलम का जादू आज भी हम सबके सर चढ़कर बोलता है। तेरी महफिल में किस्मत आजमाने का शेर कहने वाले शकील साहब दुनिया के रखवाले को अपने दर्द भरे नाले भी सुनाने के लिए आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहकर गए थे। 1946 में संगीतकार नौशाद के कहने पर उन्होंने पहला गीत लिखा था। फिर फिल्म दर्द का गाना अफसाना बैठी लिख रही हूँ, ये सारे गाने उन्होंने तमाम लिखे जो कि उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचाने में बहुत कारगर रहे। 1960, 61 और 62 में लगातार शकील साहब को उनके गीतों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। कहते हैं कि कहीं शकील साहब का गाना चल रहा होता था तो ठहर कर सुनने वालों की लाइन लग जाती थी, भीड़ जमा हो जाया करती थी। जिंदगी को अंदाज में जीने के कायल शकील बदायूनी का आखिरी वक्त बड़ी तंगहाली में गुजरा। शकील बदायूनी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके खूबसूरत नगमों को कुछ याद करते हैं। आज के देश की बात में बस इतना ही।